तांत्रिक जी का वो अंतिम शब्द अब भी गांव वालों के कानों में एक डर बनकर गूंज रहा है। रंगीलापुर पर दो आत्माओं का खौफनाक साया मंडरा रहा है। सभी के दिल में एक ही सवाल है। एक तो रक्तिका है, पर दूसरी भयानक आत्मा कौन है? भैया, रक्तिका कम थी क्या कि दूसरी आत्मा भी आ गई? दूसरी आत्मा तो रक्तिका से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसी ने रक्तिका को तांत्रिक जी के कैद से मुक्त किया। रात का अंधेरा छाया हुआ है। प्रशांत और बबली रक्तिका के राज के बारे में चुपके चुपके बातें कर रहे हैं। सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि ये दूसरी आत्मा कौन है जिसने रक्तिका को तांत्रिक जी के कैद से मुक्त कराया। भैया, अगर हम रक्तिका का इतिहास पता लगा लेंगे तो दूसरी आत्मा के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। हमें इतना तो पता चल गया है कि रक्तिका को राजा रुद्र सिंह से बदला लेना है। लेकिन ये राजा रुद्र सिंह है कौन? ये तो अभिलेखपाल अंकल ही बता पाएंगे। प्रशांत और बबली अभिलेखपाल के घर हैं, जहाँ पुराने राज का साया उनके साथ साथ घूम रहा है। चाचा जी, मुझे राजा रुद्र सिंह के बारे में पता लगाना है कि वो कौन थे, उनका रक्तिका के साथ क्या संबंध था। ये सुनकर अभिलेखपाल अपने पास रखे पुराने विवरण को खंगालते हैं। काफी खोजने के बाद उन्हें राजा रुद्र सिंह का नाम मिलता है। हाँ बेटा, राजा रुद्र सिंह रत्नाकर राजवंश के 14वें राजा थे। इनका रक्तिका के साथ क्या संबंध था? इसके लिए तुम्हें रत्नाकर राजवंश पर लिखी गई रत्नाकर ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। प्रशांत और बबली रत्नाकर संग्रहालय में जाते हैं, जहां पुराने कागजों के साथ साथ एक खौफनाक साया भी छुपा है। उन्हें एक पुरानी धुंधली सी रत्नाकर ग्रंथ भी मिलती है। ये देखो, राजा रुद्र सिंह के बारे में लिखा हुआ है। ये उसकी तस्वीर देखो। कितना भयानक था ना। ये देखो, रक्तिका के बारे में लिखा हुआ है कि ये राजकुमारी रक्तिका से बहुत प्यार करता था, लेकिन राजकुमारी रक्तिका किसी दूसरे राजकुमार से प्यार करती थी। इसने रक्तिका को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रक्तिका नहीं मानी। होली के दिन रक्तिका अपने प्रेमी राजकुमार के संग होली खेल रही थी, जो इससे देखा नहीं गया। जब इसने रक्तिका को मारा, उस समय रक्तिका गर्भवती थी। इसका मतलब वो दूसरा भूत वही बच्चा है जिसने अपनी माँ को तांत्रिक के कैद से मुक्त करवा दिया। हाँ, शायद। और इसमें लिखा हुआ है कि मरते समय रक्तिका ने श्राप दिया था कि वो लौटेगी और होली के दिन राजा रुद्र सिंह के खून से होली खेलेगी। तो इसीलिए राजा रुद्र सिंह ने अपने राज्य में होली खेलना ही बंद करवा दिया कि रक्तिका ना ही रंग देखेगी और ना ही होली के दिन आएगी। हमें रक्तिका को न्याय दिलाना ही होगा। कैसे दिलाएंगे न्याय? ये किसके खून से खेलेगी होली? राजा रुद्र सिंह तो अब जिंदा है ही नहीं। कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। रक्तिका के खौफनाक इतिहास का साया दिल में लिए प्रशांत और बबली रंगीलापुर के अंधेरे में लौटते हैं। रात का अंधेरा और घना हो चुका है। प्रशांत और बबली जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्रीति घर में नहीं है। दोनों के दिल में एक डर का साया छा जाता है। माँ, प्रीति कहाँ है? अब किसको मारने चली गई? बेटा, पता नहीं कहाँ गई। जाते वक्त मैंने डर के मारे उससे कुछ पूछा ही नहीं। चलो ढूंढते हैं उसे। पता नहीं अब किसे मारने वाली है। प्रशांत और बबली प्रीति को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रात का घना अंधेरा गांव पर छाया हुआ है। रक्तिका के खौफ से सभी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। तभी प्रशांत देखता है कि प्रीति हवा में तैरती हुई आ रही है। उसके हाथों में बच्चों के खिलौने हैं और उसके चेहरे पर एक भयानक साया। घर लौटकर प्रशांत और बबली अपने मम्मी पापा को रक्तिका के काले राज सुनाते हैं। हम लोग रक्तिका के बारे में पता लगाने के लिए रत्नाकर संग्रहालय गए थे। वहाँ हमें पता चला कि रक्तिका की हत्या राजा रुद्र सिंह ने की थी। इसलिए अब रक्तिका राजा रुद्र सिंह से बदला लेना चाहती है। जब रक्तिका मरी तब वो गर्भवती थी। हाँ, तांत्रिक जी ने दूसरी आत्मा के बारे में बताया था। वो उसी बच्चे की आत्मा है। जब प्रशांत और बबली ये सब सुना रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे प्रीति घर में किसी अनजान भयानक आत्मा से बात कर रही हो। वो चुपके से सुनते हैं। प्रीति किसी बच्चे से प्यार से बात कर रही है।
जब वो झांकते हैं तो दीवार पर एक बच्चे का साया नजर आता है जो प्रीति के पास बैठा खेल रहा है। ये देखकर प्रशांत और उसका पूरा परिवार डर से कांप उठता है। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे जहां पुराना साया मंडरा रहा है, सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वालों, रक्तिका का एक ही मकसद है, राजा रुद्र सिंह के खून से होली खेलना। लेकिन राजा रुद्र सिंह को मरे हुए सैकड़ों साल हो गए, इसलिए अब ये संभव नहीं है। अब एक ही रास्ता है, हम लोगों को रक्तिका को खुश करना होगा। लेकिन वो खुश कैसे होगी? हमने उसके बारे में पढ़ा है कि उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और सजना संवरना बहुत पसंद था। कल हम लोग उसे उपहार में अच्छे अच्छे कपड़े और सजने संवरने का सामान देंगे, जिससे वो खुश हो जाएगी और गांव से सदा के लिए चली जाएगी। कल हम लोग होली खेलेंगे, ऐसी होली कि जिसमें पूरा रंगीलापुर रंग से सराबोर हो जाएगा। ये देखकर वो खुद ही आएगी, फिर हम उसे उपहार देंगे जिससे वो खुश हो जाएगी। आज रंगीलापुर में एक अजीब सा उत्सव का माहौल है। सभी लोग होली खेलने को तैयार हैं, लेकिन हर दिल में रक्तिका का खौफ मंडरा रहा है। सभी के हाथों में रक्तिका के लिए उपहार है। जैसे ही होली शुरू होती है, प्रीति की आंखें लाल हो जाती हैं और वो हवा में तैरती हुई एक भयानक रूप में वहां आ जाती है। जैसे ही वो आती है, लोग उसे उपहार देने लगते हैं, जिससे रक्तिका लोगों को कुछ नहीं कहती है। रक्तिका, मुझे तुम्हारा सच पता चल गया। तुम राजा रुद्र सिंह से बदला लेना चाहती हो, लेकिन वो आज से सैकड़ों साल पहले मर गया है। और अब तुम क्रोध में निर्दोष गांव वालों को मार रही हो। ये गांव वाले निर्दोष हैं, बहुत भोले हैं, इन्हें मत मारो। गांव वालों ने निर्णय लिया है कि गांव में राजा रुद्र सिंह की मूर्ति की जगह तुम्हारी मूर्ति लगाई जाएगी। तुम भक्षक ना बनकर हम लोगों की रक्षक बन जाओ। रक्तिका ये सुनकर खुश हो जाती है। वो प्रीति के शरीर से निकल जाती है। प्रीति बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। गांव के सभी लोग रक्तिका को उसके बच्चे के साथ ऊपर जाते हुए देखते हैं, जहां एक खौफनाक साया सदा के लिए गायब हो जाता है। तुम लोग होली क्यों खेल रहे हो? रक्तिका आ जाएगी। अब रक्तिका कभी नहीं आएगी। प्रशांत प्रीति का ये इंसानी रूप देखकर खुशी से झूम उठता है और उसे पूरी कहानी सुनाता है। रंगीलापुर का हर कोना अब रंगों से भर जाता है और खौफ का वो काला साया हमेशा के लिए मिट जाता है। यार निशा, तुम इतनी अमीर हो, तुम्हारे घर पर 4 गाड़ियां हैं, फिर भी तुम मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़के के साथ रहती हो। मेरी सेकंड हैंड बाइक पर घूमती हो और अपनी दौलत का जरा भी फायदा नहीं उठाती। ये दौलत लोगों को पता नहीं इतनी प्यारी क्यों है। मुझे तो छोटी छोटी खुशियों में ही सुकून मिलता है। तुम्हारी बाइक पर घूमना, टपरी पर चाय पीना, ढाबे पर खाना खाना, इसी में मजा आता है। तुम वाकई में सबसे अलग हो मेरी जान। उसी रात डांस बार के अंदर रणवीर अपने 2 दोस्तों के साथ पार्टी के लिए गया था। चल यार, डांस तो बहुत देख लिया, अब जरा रात के बारे में भी सोचे। हाँ, मैनेजर से मेरी बात हो गई है, चलो चलते हैं। ये सुनकर वो दोनों खुश हो गए। फिर वो तीनों वहाँ से उठे और फिर अलग अलग कमरों में चले गए। यार, ये कहाँ रह गई? तभी दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसके सिर पर सोने का ताज था, कानों में सोने के भारी जेवर और उसके शरीर पर कपड़ों की जगह सोने चांदी के गहने लदे थे। अरे बाप रे, एक बार डांसर के शरीर पर इतने कीमती गहने, तुम तो स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो। रणवीर ने उस लड़की को अपने करीब खींच लिया। मेरे पास आपके लिए एक तोहफा और है, देखिए जरा। उफ, सोने की इतनी भारी भरकम कील। ये तोहफा खास तुम्हारे लिए है। उस लड़की की आंखें लाल लाल चमक उठी। उसने देर ना करते हुए दोनों कीलें रणवीर की आंखों में मार दी।
रणवीर, क्या हुआ निशा बेटी? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? माँ, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। रणवीर कहाँ है? तभी निशा के मोबाइल पर रणवीर के नंबर से कॉल आया। हेलो रणवीर, कहाँ हो तुम? निशा, मैं रणवीर का दोस्त मोहित बोल रहा हूँ। तुम अपने पेरेंट्स को लेकर डांस बार आ जाओ, जल्दी से। जल्दी चलिए माँ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ ही देर में निशा अपने माँ बाप के साथ डांस बार पहुँच गई और अपने भाई की खौफनाक मौत देखकर उसका दिल दहल उठा। रणवीर, मेरा बच्चा! निशा ये देखकर बेहोश हो गई। रणवीर की माँ उसके सीने से लिपटकर रोने लगी और बलराज के चेहरे पर अजीब सा खौफ उभर आया। कुछ दिन बाद। निशा, तुम अभी तक उस घटना से खुद को बाहर नहीं निकाल पाई हो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो मुझे सपने में दिखाई दिया, ठीक उसी तरह से रणवीर की मौत कैसे हो गई। मानवी उस समय रणवीर के कमरे में बैठी हुई उसकी तस्वीरों को देख रही थी। अचानक उसको घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। वो कमरे से बाहर निकली। कॉरिडोर में छाए हुए अंधेरे में उसको कुछ ही दूरी पर वही लड़की खड़ी नजर आ रही थी, जिसके शरीर पर लदे गहने अंधेरे में चमक रहे थे। कौन हो तुम? वो लड़की एक ही झटके में मानवी के करीब आ गई। उसकी लाल लाल आंखें मानवी की आंखों में झांक रही थी। उसे देखकर मानवी बेहद डर गई और उसकी चीख घर के अंदर गूंज गई। मम्मी! मानवी की आवाज सुनकर सभी रणवीर के कमरे में पहुंचे। सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। मानवी की लाश जमीन पर पड़ी थी। एक सोने का नुकीला सरिया मानवी के कान के अंदर घुसकर दूसरे कान से बाहर निकला हुआ था। मम्मी! अब मैं तेरी बेटी निशा को अंधेरी दुनिया में ले जाऊंगी। तू अपनी दौलत के साथ यहाँ अकेले रहकर तन्हा अपनी जिंदगी के दिन गिनते रहना। ये किसकी आवाज है पापा? ये वही है, वही है, वही है। ये कौन है? माया। ये बात उन दिनों की है जब मेरी मानवी से शादी हुई थी। उस समय मुझे पैसों की बहुत कमी थी। आप क्यों हर वक्त परेशान रहते हैं? सोचते रहते हैं। भगवान इतना तो हमें दे रहा है ना, जिसमें हम अच्छे से सुकून के साथ 2 वक्त का खाना खा रहे हैं। नहीं, मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूँ। आगे चलकर क्या होगा? जब हमारे बच्चे होंगे, उनका भविष्य क्या होगा? वो सब भगवान देख लेंगे। भगवान इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। हमारा घर भी वही चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। उसकी बात सुनकर मैं घर से निकल गया। सोच में डूबा हुआ जंगल में काफी आगे तक निकल गया। एक तांत्रिक के पास मैंने रमेश को बैठे हुए देखा। बाबा, मुझे उपासना करते हुए 7 रातें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। डरो मत, पूरी भावना के साथ 2 रातें और लगाओ। तुम्हारी भक्ति ही सब कुछ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिद्धि के बाद माया ने अपनी माया अपने भक्त को ना दिखाई हो। सिद्धि पूरी होते ही तुम्हारे कदमों में इतनी दौलत होगी जितनी पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। भरोसा रखो, श्रद्धा रखो। जिस माया की वो उपासना कर रहा था, उसके बारे में मैंने मेरी दीदी से सुना था। अंधेरे में रहने वाली माया के पास वो शक्ति है कि वो पत्थर को भी सोना बना देती है, लेकिन उसे सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता। 9 रातों तक कड़ी उपासना करनी पड़ती है। हर तीसरी रात उसे काले मुर्गे की बलि देनी होती है। रोजाना खाने में मांस का सेवन करना होता है और भी बहुत कुछ भयानक होता है माया की उपासना में। तो आपने क्या किया था पापा? आपने उसको सिद्ध किया था? जिस रात रमेश ने सिद्धि पूरी कर ली थी, उसी रात उसके सामने रखे हुए 7 पत्थर सोने के बन गए।
वो बहुत खुश था उसे पाकर, लेकिन तभी मैं वहां पहुंच गया। मैंने रमेश को मार दिया और वो 7 पत्थर जो कि सोने के नग बन चुके थे, मैंने उन्हें हथिया लिया। उन्हीं की वजह से मैं इतना अमीर बना। पापा, आखिर क्या फायदा हुआ किसी के धन को लूटकर अमीर बनने का? मैंने अपनी माँ को और भैया को खो दिया और अब न जाने मेरा क्या होगा। निशा, ऐसे हार मत मानो। और पापा, आप बताइए कि हम निशा को कैसे बचा सकते हैं? शायद हमें उस बाबा से बात करनी चाहिए। क्या वो अभी जिंदा होंगे? चल कर देखते हैं। मुझे पता है उनका आश्रम कहाँ है। माया को सिद्ध करने पर माया सिर्फ अपने साधक को ही धन देती है। उसका धन सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है। उसके मरते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन तुमने माया के धन को रमेश को इस्तेमाल करने नहीं दिया और उसे मारकर उसका धन लूट लिया। इसीलिए माया ने तुमसे वो धन नहीं छीना, क्योंकि 20 वर्ष के बाद वो अब वापस आई है। जो भी खुशियां तुमने माया के धन से हासिल की हैं, उन सभी खुशियों को तहस नहस करने। तो फिर क्या हम निशा को किसी भी तरह से बचा नहीं सकते? बाबा कुछ बोलते उससे पहले ही मौसम बदल गया और तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और उन सभी को एक भयंकर हंसी सुनाई देने लगी। कोई नहीं बचा सकता तुम लोगों को। माया देवी, मैं इनके साथ नहीं हूँ। ये कहकर वो बाबा वहां से भाग गया। निशा बेटा, जल्दी से कार में बैठो। वो तीनों कार में बैठे और बलराज ने गाड़ी वापस घर की तरफ ले ली। ये तीनों घर पहुंचे तो वहां पर अजीब तरह की शांति छाई हुई थी। अब हम क्या करें? कैसे बचाऊंगा मैं तुम्हें निशा? तुम यहाँ से चले जाओ माधव। मेरे चक्कर में तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो। माया उनके सामने आ गई। तुम्हारा भविष्य सामने है निशा। उसने एक ही झटके में निशा को माधव से छीन लिया। माधव! घर के ठीक सामने हवा में एक गोल घेरा नजर आ रहा था, जिसके दूसरी तरफ अंधेरा छाया था। तुम अब मेरे साथ उस दुनिया में जाओगी। काली दुनिया के अंधेरे में रहोगी तुम। वहीं तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा भी फंसी रहेगी। माया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया था अपने परिवार के लिए किया था, लेकिन अब मेरा परिवार ही नहीं बचा। मेरी आखिरी सबसे कीमती चीज, मेरी बेटी भी तुम्हारे पास है। मैं इसको हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊंगी। माया ने निशा को जमीन पर गिराया और उसके पैर को पकड़कर उसको बाहर बने हुए गोल घेरे की तरफ घसीट कर ले जाने लगी। निशा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। माधव ने निशा का हाथ पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी माया उसको घसीटकर घर से बाहर ले आई थी। उसके साथ माधव भी बाहर तक पहुंच चुका था। मैं इन सब चीजों को खत्म कर दूंगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, हमेशा के लिए। अब बलराज अपने घर के अंदर गया। उसने सबसे पहले किचन में जाकर गैस ऑन कर दी। गैस पूरी तरह अब घर के अंदर फैलने लगी थी। वो बाहर आया और फिर उसने कार के अंदर बैठकर उसको घर के नीचे बने गैराज में लगा दी। पापा, ऐसा मत कीजिए आप। बलराज अब कार से बाहर निकला। उसने फ्यूल टैंक खोली और फिर माचिस की तीली जलाकर उसके अंदर डाल दी। तभी एक धमाका हुआ और कार ब्लास्ट हो गई। उसी ब्लास्ट के साथ बलराज के भी चीथड़े उड़ गए। घर के अंदर गैस फैल चुकी थी, इसीलिए घर के अंदर भी आग पहुंच गई और एक और धमाके में पूरा घर उड़ गया। पापा! धमाके की आवाज सुनकर माया रुक गई और उसने पलट कर देखा। बलराज के साथ साथ उसकी सारी दौलत भी खत्म हो गई थी। बलराज को उसके किए की सजा मिल गई। जिस धन को उसने लूटा था, उसके साथ ही वो भस्म हो गया।
मैं अब तुमको कोई सजा देने की हकदार नहीं हूँ। ये कहकर माया गायब हो गई। माधव खड़ा हुआ और उसने निशा को गले से लगा लिया।